Hello, friends, and welcome to the governance review. And let's begin the Hindu analysis for 3rd of January 2024. तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अब सिर्फ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और जो न्यूज़ है उनको ही डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ एक ये बात और आप ध्यान रखिए कि जो नोट्स है वो आप खुद से प्रिपेयर कीजिए। जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं उनको आप नोट डाउन कीजिए, उनका एक रजिस्टर या कॉपी आप मेंटेन कीजिए और उनको नोट्स अपनी राइटिंग में बनाइए ताकि जब आप रिवीजन कर रहे हो तो वो आपको ज़्यादा जल्दी जो है वो रिकॉल हो सकें। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले फ्रंट पेज से देख लेते हैं। पहली खबर है जेट बर्स्ट इनटू फ्लेम्स आफ्टर कोलिजन विद रिलीफ प्लेन इन टोक्यो। तो जापान में ये एक एक्सीडेंट हुआ है, वेरी अनफॉर्चुनेट है। जो जापान कोस्ट गार्ड का एयरक्राफ्ट था उसमें 5 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई थी। और जब जो है जापान एयरलाइंस का एक पैसेंजर प्लेन से जो है वो टकरा गए थे, ठीक है ना। टोक्यो में ये हुआ है, हानेदा एयरपोर्ट पे ये इंसिडेंट हुआ है। जो जो ये पैसेंजर प्लेन था उसमें सारे के सारे पैसेंजर जो है सेफली वो बच उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरा प्लेन था उसमें जो 6 क्रू मेंबर थे उनमें से 5 की जो है वो डेथ हो गई थी। और वो बेसिकली जो छोटे वाला प्लेन था वो बाउंड था सेंट्रल जापान में, जो मंडे को बहुत तगड़ा अर्थक्वेक आया उसमें उसके लिए वो रिलीफ का सामान लेके जा रहे थे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जापान जो है उसमें कोई भी सीरियस कमर्शियल एविएशन एक्सीडेंट नहीं हुआ था पिछले कई डिकेड्स में। और जो ये वर्स्ट एवर जो हुआ था इसका इंसिडेंट वो हुआ था 1985 में, जब जापान एयरलाइंस का जो जंबो जेट फ्लाइंग था वो टोक्यो टू ओसाका फ्लाई कर रहा था। वो क्रैश हो गया था इन सेंट्रल गुनमा रीजन और उसमें लगभग 520 पैसेंजर्स और क्रू की डेथ हो गई थी, ठीक है ना। जो ट्रकर्स की प्रोटेस्ट चल रहा है, ट्रक ड्राइवर्स का और ट्रक वालों का, उसको पैसिफाई करने के लिए एमएचए ने जो है कोशिश की जा रही है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है वो प्रोटेस्ट किसका कर रहे हैं। तो जो अभी जो ये भारतीय न्याय संहिता में जो सेक्शन 106 है उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें जो है जो मैक्सिमम पनिशमेंट प्रेस्क्राइब की गई है वो 10 ईयर्स की गई है जो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के केस में। तो उसी का प्रोटेस्ट जो है बेसिकली किया जा रहा है। तो इतना ही अभी इसमें जानने की जरूरत है। आगे देख लेते हैं। फ्री मूवमेंट रेजिम एट म्यांमार बॉर्डर टू एंड सून। तो जो म्यांमार और इंडिया का जो फ्री मूवमेंट का जो रेजिम चल रहा है वो हो सकता है जल्दी ही खत्म हो जाए और अब इंडिया में आने के लिए उनको वीजा की जरूरत पड़ सकती है। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है इट इज सेट टू स्क्रैप द फ्री मूवमेंट रेजिम अलोंग द म्यांमार बॉर्डर। और जो इंडिया और म्यांमार है वो एक अनफेंस्ड बॉर्डर जो है शेयर करते हैं और दोनों ही साइड से जो पीपल हैं उनके फैमिली और एथनिक टाइज भी हैं। और जिसकी वजह से ये अरेंजमेंट जो है 1970s में किया गया था कि एक दूसरे की तरफ विजिट कर सकते हैं। और ये लास्ट जो रिवाइज हुआ था 2016 में हुआ था। और अभी ये देखा जा रहा है कि शायद ये जो फ्री मूवमेंट है वो एंड हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे एडिटोरियल पे चलते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल जो है वो है फाल्टी कंपल्सन। और जो हमने कल बताया था कि आधार जो सीड करना है जॉब कार्ड नरेगा का उसके साथ उसकी लास्ट डेट जो है एक्सपायर हो चुकी है और 1 जनवरी से मैंडेटरी कर दिया गया है। तो सिस्टम जो है मैंडेटरी हो चुका है, ये हमने बता दिया था। लेकिन इससे अलार्मिंग जो सिचुएशन है, जो एक ध्यान देने वाली बात ये थी कि इससे जो है लगभग 35% जो जॉब कार्ड होल्डर्स थे वो इससे अफेक्ट होने वाले हैं। और लगभग 12.7% जो एक्टिव वर्कर्स हैं, जो जिन्होंने कम से कम एक दिन भी अगर काम किया है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, वो इससे अफेक्ट होने वाले हैं। और उनकी जो मतलब उन पे बेसिकली जो है ये इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि वो एक तरह से उनके या तो फंड्स नहीं मिले, पेमेंट उनकी जो है वो अफेक्ट होने वाली है। इससे के चलते अभी वो उनका जॉब कार्ड जो सीड नहीं हो पाया आधार के साथ, ठीक है ना। फिर ओथ ने जरूर बोला है कि गवर्नमेंट जो है उसने ये बोला है कि एबीपीएस से जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे, जैसे कि पेमेंट्स क्विक हो जाएंगी, रिजेक्शन जो है वो रिड्यूस होगा और जो लीक्स हैं वो प्लग हो जाएंगे। लेकिन जो ओवर रिलायंस है टेक्निकल टूल्स पे, इट हैज रिजल्टेड इन प्रॉब्लमेटिक इम्प्लीमेंटेशन एज वेल, ओथ ने ये बोला है। जैसे कि उसमें ओथ ने कुछ यहाँ पे साइट भी किए हैं, जैसे बेनिफिशियरी डिवॉइड ऑफ ए प्रॉपर रिकोर्स फॉर करेक्शन इन द सिस्टम। अगर कोई करेक्शन चाहिए होती है तो उसके लिए उनके पास कोई रिकोर्स नहीं है। जो डाटा एनालाइज किया था लिबटेक इंडिया ने, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसने सजेस्ट किया है कि लगभग 7.6 करोड़ वर्कर्स के जो नाम है वो डिलीट हो चुके हैं ओवर द पास्ट 21 मंथ्स। और इसका रीजन बेसिकली कुछ नहीं है, डिस्क्रिपेंसी जो जॉब कार्ड और आधार कार्ड के बीच में, उसके चलते जो है लगभग 7.6 करोड़ वर्कर्स के नाम डिलीट हो चुके हैं। और इसमें कुछ और भी इशू बताए हैं कि सिर्फ यही नहीं है, और अदर इश्यूज भी हैं जो आधार बेस्ड पेमेंट है उससे। जैसे उसने बोला है कि एरर हो सकते हैं किसी भी स्टेप में, अगर होता है एरर तो उससे जो है पेमेंट फेलियर हो जाएगा, पहला। दूसरा जो प्रॉब्लम है मैपिंग ऑफ आधार टू द रॉन्ग बैंक अकाउंट, ये एक दूसरी है कि बहुत सारे लोगों को ये फेस करनी पड़े कि उनका जो रॉन्ग बैंक अकाउंट जो है वो
मैप हो गया उसके साथ। तीसरा जो पेमेंट डाइवर्जन का हमने इशू कल भी डिस्कस किया था कि पेमेंट जो है वो डाइवर्ट हो रहे हैं किसी और अकाउंट में, जो कि बेनिफिशियरी प्रेफर करना चाहता है उससे दूसरे अकाउंट में प्रेफर हो रहे हैं और बिना उनकी कंसेंट के हो रहे हैं, ठीक है ना। चौथा ये भी है कि हालांकि ये गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि आधार से जो है मैप करने के बाद डिले जो है वो रिड्यूस होंगे वेज पेमेंट में, लेकिन बेसिकली वेज जो डिले हो रहे हैं उसका सबसे मेन कारण ये है कि सब फंड्स ही सफिशिएंट नहीं है। तो पहला कारण तो मेन ये है कि जो वेज डिले है उसका मेन जो रीजन है वो इनसफिशिएंट फंड्स है, ना कि मैपिंग उसका मेन रीजन है, ठीक है ना। तो उन्होंने यहाँ पे सजेशन यही दिया है कि विदाउट क्लीनिंग अप आधार सीडिंग एंड मैपिंग विद बैंक अकाउंट मेकिंग द एबीपीएस मैंडेटरी विल ओनली क्रिएट फर्दर इशू, कि आप पहले इन जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं कि आपको आधार सीडिंग को क्लीन अप करना है, जो आपको मैपिंग है उसको अच्छे से सही से करने की, मैपिंग करेक्ट हो, जो रिकॉर्ड्स मेजर है वो रहे, उनको आप जब तक नहीं सुधारेंगे तो एबीपीएस को मैंडेटरी बनाने से जो है और इशू जो है वो फर्दर कॉम्प्लिकेट होंगे। फिर उतने बोले कि जो गवर्नमेंट है इट मस्ट रिविजिट दिस डिसीजन एंड वर्क आउट अ वे टू करेक्ट द फॉल्टी सीडिंग एंड मैपिंग, जो भी फॉल्टी सीडिंग या मैपिंग हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं उससे रिलेटेड, उनको सबसे पहले करेक्ट करें, उसके बाद इम्पोज करें एबीपीएस को जो मैंडेटरी किया जा रहा है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसने भी ये बोला है कि इट में कंसिडर एन एग्जाम्पशन फ्रॉम एबीपीएस ऑन ए केस टू केस बेसिस, कि केस टू केस बेसिस पे जो एग्जाम्पशन दिया जा सकता है फॉर ग्राम पंचायत इफ देयर आर टेक्निकल इशूज, उन ग्राम पंचायत में जहाँ पे बेसिकली टेक्निकल इशूज हैं, लेकिन इट वुड बी बेटर इफ द मिनिस्ट्री कंडक्ट सोशल ऑडिट्स टू ascertain द एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम बिफोर इंसिस्टिंग ऑन एबीपीएस। तो उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि हाँ, ये ज़रूर है कि मिनिस्ट्री को जो है पहले सोशल ऑडिट कंडक्ट करना चाहिए, ताकि असरटेन कर सके कि इस एक्सटेंट तक जो है प्रॉब्लम है और उसके बाद जो है एबीपीएस को जो है इंसिस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो फाइनली उसने बोला कि जो एमजी नरेगा इट रिमेन्स अ वाइटल डिमांड ड्रिवन वेलफेयर स्कीम दैट हेल्प्स द रूरल पुअर एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन ए फॉल्टी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, जो इसका आपने जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसको आप किसी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम जो भी वो भी जो फॉल्टी है, जो आप 100% एक तरह से टेक्नोलॉजिकली प्रूफ नहीं है, उसको पे आप डिपेंडेंट नहीं छोड़ सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। आगे देखते हैं ग्रोथ सिग्नल्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो इनटेक है इट माइट बी ए बोनेंजा डिस्पाइट सम मोमेंटम लॉस, तो कुछ मोमेंटम लॉस के चल हुआ है, बाकी जो जीएसटी का हमने कल भी बताया था कि क्लोज टू 1.65 लाख करोड़ जो है ग्रोस रेवेन्यू जो लास्ट मंथ 2023 का जो लास्ट मंथ रहा है उसमें जीएसटी में देखने को मिला है। और पहले 9 मंथ जो रहे हैं 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के, उन्होंने लगभग 12% राइज दिखाया है जीएसटी कलेक्शन में। जो इनटेक एवरेज है वो लगभग 1.66 लाख करोड़ हुआ है फ्रॉम 1.49 लाख करोड़ इन 2022-23। पिछले साल के मुकाबले अगर एवरेज देखें तो वो 12% राइज देखने को मिला है इन 9 महीनों में जो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑथर ने बताई हैं कि किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्शन जो किए थे ग्रोथ की वो क्या कह रहे हैं, जीएसटी रेवेन्यू जो हुआ है वो मंथ वाइज वो कैसे बढ़ा है, जो फेस्टिव सीजन था उस टाइम पे कैसे रहा है। तो लेकिन ऑथर ने फाइनली ये जरूर बताया है कि जो रूरल डिमांड है इट इज़ लाइकली टू बी फ्रेजाइल एंड ब्लीक प्रोस्पेक्ट्स फॉर द फार्म सेक्टर। दोनों ही चीज़, रूरल डिमांड और फार्म सेक्टर के जो ब्लीक प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके चलते रूरल डिमांड जो है वो भी फ्रेजाइल ही है रही है। और जो फेस्टिव पुश ऑलरेडी जो है वो पास्ट में हो चुका है, अब फेस्टिव सीजन नहीं रहा है। तो पॉलिसी मेकर जो है उनके लिए, क्योंकि ये लास्ट मंथ है, ऑफिशियल डाटा टू बेस देयर इंटरिम बजट पर प्रेमाइसेस ऑन, अब जब इसके बाद इंटरिम बजट जो पेश होगा उसके लिए लास्ट मंथ है, तो उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इनको जो स्लोइंग पेस है जो हम रूरल डिमांड की बात कर रहे हैं या फार्म सेक्टर का, उसको भी ध्यान में रखना है व्हाइल फैक्टरिंग इन द एडिशनल इनफ्लो दैट सीम्स सेट टू एक्सीड एक्सपेक्टेशन। जो एडिशनल इनफ्लो की जो बात करी गई है बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बात की 80,000 करोड़ का, ये एक तरह से एडिशनल इनफ्लो बताया गया है जीएसटी में जो ग्रोथ मिली है इसकी वजह से, तो उसको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से जो है टारगेट्स वगैरह सेट करने हैं, पॉलिसी जो है उस हिसाब को ध्यान में रखते हुए इंटरिम बजट वगैरह तैयार करना चाहिए, ठीक है। लीड आर्टिकल देखते हैं आज का, ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर इज अंडर स्ट्रेन। तो यहाँ पे बेसिकली ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर की बात की और ये आया है आपका जो कोल्ड वार का एरा खत्म हुआ था उसके बाद जो है ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर जो है वो आया, उसके बाद जो है सेट हुआ। लेकिन उसमें ऑथर ने बोला है कि अगर आप देखें तो ये जो क्रिएट हुआ था जीएनओ वो किसकी शेडो में हुआ था, बेसिकली कोल्ड वॉर की शेडो में हुआ था। लेकिन जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर है इट हैज़ हेल्ड रीजनेबली वेल, उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। लेकिन अगर अभी फिलहाल देखें तो चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स के चलते हुए वो थोड़े से प्रेशर को जो है वो फेस कर रहा है। तो इसमें ऑथर ने ये बोला है कि जीएनओ हैज़ हेल्ड रीजनेबली वेल पर्टिकुलरली ऑन टू फ्रंट, दो फ्रंट्स पे बहुत अच्छे से उसने जो है अपने आप का परफॉर्मेंस दिखाया है। पहला जो टैबू था अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स हैज़ हेल्ड सिंस 1945,
उसको उसने कंट्रोल करके रखा है। जो 1945 के बाद से जो टैबू था कि न्यूक्लियर वार हो सकती है, उसको उसने काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया है। द फैक्ट इज़ दैट ह्यूमैनिटी हैज़ सर्वाइव्ड 75 ईयर्स ऑफ द न्यूक्लियर एज विदाउट ब्लोइंग इटसेल्फ अप। बिना खुद को ब्लो अप करे हुए जो है 75 ईयर जो ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर चुके हैं न्यूक्लियर एज के। जो सेकंड इसका जो एक जो सेकंड फ्रंट पे जो अच्छा परफॉर्म किया वो ये है कि नॉन प्रोलिफरेशन जो है वो एक सक्सेस की तरह जो है अचीव कर पाए हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो इवन आफ्टर कोल्ड वार एंडेड, कोल्ड वार खत्म हुआ, नॉन प्रोलिफरेशन रिमेन्ड अ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव and Moscow and Washington cooperated to ensure that Belarus, Ukraine, and Kazakhstan that hosted Soviet Union nuclear weapons and possessed some capabilities were denuclearized। कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जो उस टाइम कैपेबल स्टेट्स थे जैसे बेलारूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान, वो उनको डिन्यूक्लियराइज करने में सफल रहा। ये नॉन प्रोलिफरेशन का जो एरा रहा है, ठीक है। लेकिन फिलहाल चैलेंजेस बताए हमने अभी, क्योंकि चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स है देखने को मिल रही हैं, जो जियोपॉलिटिक्स है वो चेंज हो रहे हैं, इंटरेस्ट है वो चेंज हो रहे हैं। तो जो सबसे पहले तो इसमें ये है कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड है वो अब बाइपोलर नहीं रह गया। सिर्फ दो पार्टियां नहीं है आपकी, यूएस और रशिया जिस टाइम थी। आज के टाइम पे मल्टीपोलर वर्ल्ड है। चाइना एक अलग से इंडिपेंडेंट पावर हुआ है। इंडिया भी जो है अपने एक तरह से काफी ज्यादा उसका भी पावर जो है वो, या उसकी प्रोफाइल जो है वो अच्छी हुई है। चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स हैज टेकन इट्स टोल ऑन द ट्रीटीज बिटवीन द यूएस एंड रशिया, ठीक है। और फिर जो बताया द ओनली रिमेनिंग एग्रीमेंट न्यू स्टार्ट विल लैप्स इन 2026। तो रशिया और यूएस में अगर देखें तो जो यूएस है उसने काफी सारे एग्रीमेंट से, ट्रीटी से बैकआउट कर लिया है, और सिर्फ जो न्यू स्टार्ट है वो सिर्फ रह गई है, रिमेनिंग एग्रीमेंट रह गया, और वो भी 2026 में जो रैप्स होने वाला। तो ये एक दूसरा चैलेंज है जो चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स के चलते हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ऑथर एक्चुअली यही वो कह रहा है कंक्लूड, जो जीएनओ है वो एक ज़्यादा शेकी सा होता हुआ नजर आता है इन द प्रेजेंट सिनेरियो ड्यू टू चेंजिंग पॉलिटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एन इंडिया आउट प्लान दैट कुड इम्पैक्ट द मालदीव्स। तो आपको पता है जो रिसेंट डिसीजन लिया गया था मालदीव के द्वारा, वो टू रिवोक द एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेज इन मालदीवियन वाटर्स, उसने जो है कंसिडरेबल डिसमस जरूर कॉज किया है इंडियन मीडिया में और स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में। उसने विथड्रॉ कर लिया है कि जो है अब वो अलाउ नहीं करेंगे, ये जॉइंट जो है उसको फॉरवर्ड, जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो ये जो ट्रस्ट था इंडिया और मालदीव्स के बाद, ये जो है एक लो ऐप पे है, ये तो हमें सबको पता ही है, ठीक है ना। लेकिन इसका एक मेन रीजन ये है कि जो मालदीव्स है वो चाइना की तरफ जो है वो थोड़ा सा ज्यादा झुकता हुआ दिखाई देता है। जो मुइज़ो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ के अभी जो रिसेंटली इलेक्टेड हेड थे, a refusal to renew the Hydrography Pact seems less to do with the president's sensitivities about sovereignty than with his special relationship with Beijing। तो वही रीजन यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो एक्चुअली रीजन दिया गया है कि हमें वो सोवरेंटी जो है वो अफेक्ट हो रही है मालदीव्स की इससे, वो नहीं है मेन रीजन। मेन रीजन ये है कि उनकी जो रिलेशनशिप है वो बीजिंग यानी चाइना की तरफ ज्यादा झुकी हुई है, वो मेन रीजन है। जो डुअल नेचर है हाइड्रोग्राफी का, एक ये भी एक ऑथर ने ये भी बोला कि ये तो ये बात सही है कि जो हाइड्रोग्राफिक डाटा होता है वो उसका डुअल नेचर होता है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो केवल सिविलियन पर्पज के लिए नहीं यूज होती, वो मिलिट्री पर्पज के लिए भी यूज होती है। तो ये तो बिल्कुल है कि इंडिया भी जो है उसको दोनों चीज से ही यूज कर सकता था, लेकिन बेसिकली उसको यूज कौन कर रहा है, अभी चाइना करेगा उसको, ठीक है ना। स्पेकुलेशंस abounds in New Delhi of a Chinese plan to develop a naval base in the Maldives। क्योंकि इंडिया के जो न्यू दिल्ली के जो स्पेकुलेशन है वो ये हैं कि जो चाइना है वो एक नेवल बेस तैयार कर रहा है मालदीव्स में, ठीक है ना। तो माले के क्या-क्या कंसर्न्स है, ये तो इंडिया के कंसर्न में होता है। माले के कंसर्न ये है, मालदीव्स हैज़ एप्रीहेंशंस अबाउट इंडियाज़ हाइड्रोग्राफिक एक्टिविटी बीइंग अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस कलेक्शन। माले ये सोच रहा है कि जो इंडियन जो इंडियन जो साइड है वो हाइड्रोग्राफिक एक्टिविटी को जो है वो यूज़ कर रही है एज़ ए इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए। क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है, इट डज़ नॉट एक्सप्लिसिटली ऑथराइज a coastal state to regulate hydrographic surveys और military surveys conducted beyond its territorial sea। वो अलाउ नहीं करता है, ठीक है ना। एक्सप्लिसिटली नहीं ऑथराइज करता कि जो कोस्टल स्टेट है वो रेगुलेट करेगी हाइड्रोग्राफी सर्वेज को या मिलिट्री सर्वेज को, ठीक है ना। जो लिटोरल स्टेट है इट में ओनली रेगुलेट मैरीन साइंटिफिक रिसर्च इन इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वो केवल जो लिटोरल स्टेट है वो रेगुलेट कर सकती है मैरीन साइंटिफिक रिसर्च को अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। वो कोस्टल स्टेट जो है वो हाइड्रोग्राफी सर्वे या मिलिट्री सर्वे को रेगुलेट नहीं कर सकती है। तो यही प्रोस्पेक्ट है कि माले जो है वो इसको प्रॉब्लमेटिक मान रहा है, क्योंकि इससे ये है कि जो फॉरेन मैरीटाइम एजेंसी हैं वो कंडक्ट करेंगे जब हाइड्रोग्राफी सर्वे, तो वो फ्री हैं कि वो मैप कर सकें सी को आउटसाइड द कोस्टल स्टेट टेरिटोरियल वाटर। तो ये मेनली उसका जो है वो कंटेंट प्रोस्पेक्ट है या स्पेकुलेशन है, इसी वजह से ने बोला है। लेकिन ऑथर ने फाइनली यहाँ पे किया है कि बेस्ट जो है जो मालदीव से उसके लिए रहना पड़ेगा कि वो मैरीटाइम अवेयरनेस को एनहांस करे, सिक्योरिटी को जो है एनहांस करे, और
पार्टनरशिप जो है इंडिया के साथ वो रखे, क्योंकि मुइज़ो एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट रिकॉग्नाइज दैट इट इज नॉट इंडिया बट चाइना दैट सीक्स टू वेपनाइज ओशन सर्वेज, क्योंकि जो वो सोच रहे हैं, जो वो बता रहे हैं, उसके जस्ट अपोजिट है। इंडिया नहीं है जो कि वेपनाइज कर रहा है ओशन सर्वेज को, बल्कि चाइना है जो कि वेपनाइज कर रहा है ओशन सर्वेज को। द ईगरनेस फॉर a strategic concert with Beijing driven plainly by political compulsions would entail adverse consequences for माले, और उसके लिए माले के लिए हो सकता है एडवर्स consequences हो भी जाएं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज राजभवन नीड्स रेडिकल रिफॉर्म। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा जो पिछले काफी टाइम से जो केरल गवर्नर का जो इशू चल रहा था, उसी को चलते हुए यहाँ पे ऑथर ने कुछ बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डील विद द इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ पब्लिक फंक्शन, इट ओनली टॉक्स ऑफ द फंक्शंस पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नर्स। केवल कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी ड्यूटीज पावर्स और फंक्शंस बताए, उनका इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में वो डील नहीं कर सकता है, ना ही वो कुछ बताया है। लेकिन जो नोशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की, वो ये कहती है कि गवर्नर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के हिसाब से अपने आप को पब्लिक कंडक्ट में गवर्न करना चाहिए, उनको उस हिसाब से चलना चाहिए पब्लिक कंडक्ट में। जो एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2018 में डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो बोला था, उन्होंने एम्फेसाइज किया था नीड टू आइडेंटिफाई द मोरल वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने ये भी बोला था कि the constitutional morality places responsibility and duties on individuals who occupy constitutional institutions and offices। ये उनके ऊपर मोरालिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज जो है वो इंडिविजुअल्स के ऊपर आ जाती है, जिनके ऊपर जिन्होंने भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन या ऑफिस जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है ना। आर्टिकल जो 361 है वो इम्यूनिटी देता है गवर्नर्स को, लेकिन वो इम्यूनिटी लिमिटेड है, ठीक है ना, वो कंडीशनल इम्यूनिटी है गवर्नर्स के लिए। गवर्नर जो है वो आंसरेबल नहीं है एनी कोर्ट in any court for the exercise and performance of the powers and duties of their office for any act done or purported to be done by them in official capacity। अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में करा हुआ कोई भी एक्ट या उनके ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्शंस है उनके लिए वो जो है वो एक तरह से आंसरेबल नहीं है। लेकिन जो पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने की है, मान लो कोई मिसबिहेवियर है या उनके ऑफिशियल ड्यूटी से अनकनेक्टेड कोई इवेंट है, तो उसके लिए तो वो बिल्कुल लायबल हैं, उसके लिए उनको वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर जो यूनियन ऑफ इंडिया का एक और जजमेंट है रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 के केस में, जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने ये बोला था, प्रेसिडेंशियल रूल जब एक तरह से रिकमेंड किया था गवर्नर ने, तो उनको बोलता गवर्नर ने अब्यूज किया अपनी पावर का, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मोटिवेटेड एंड विम्सिकल कंडक्ट ऑफ द गवर्नर इज एमिनेबल टू जुडिशियल रिव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस जजमेंट में बोलती कि अगर कोई मोटिवेट और विम्सिकल कंडक्ट है गवर्नर का तो बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू के उसमें डोमेन में आता है, ठीक है ना। फिर कुछ कमीशंस की अगर रिपोर्ट देखें तो जो सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1988 में, ये ईयर आपको याद रखना है, तो उसने बोला था कि सम गवर्नर्स हैव फेल्ड टू डिस्प्ले द क्वालिटीज ऑफ इम्पार्शियलिटी एंड सजेसिटी एक्सपेक्टेड ऑफ देम। और फिर उन्होंने ये भी ऐड किया था उसमें रिपोर्ट में कि मैनी गवर्नर्स लुकिंग फॉरवर्ड टू फर्दर ऑफिस अंडर यूनियन और एन एक्टिव रोल इन पॉलिटिक्स आफ्टर देयर टेन्योर केम टू रिगार्ड देमसेल्व्स एज एजेंट्स ऑफ द यूनियन है, वो इस तरीके से काम कर रहे हैं ताकि उनके जो फर्दर उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो एंश्योर हो सके, या वो एजेंट्स ऑफ यूनियन की तरह से काम कर रहे हैं। तो जो कमीशन था उसने रिकमेंड किया था कि गवर्नर शुड बी अ डिटैच्ड फिगर एंड नॉट टू इंटीमेटली कनेक्टेड विद द लोकल पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, ये बताया था। फिर उसके बाद पंची कमीशन रिपोर्ट 2010 में आई थी, उसने ये बोला था कि to be able to discharge the constitutional obligations fairly and impartially, the governor should not be burdened with the positions and powers which are not envisaged by the constitution। जो कॉन्स्टिट्यूशन में envisaged नहीं है पावर्स और पोजीशंस, उनके लिए जो गवर्नर को बर्डन नहीं करना चाहिए। मतलब ये चांसलर वाली बात है बेसिकली, कि चांसलर का आप उसमें कोई ऐसा उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, लेकिन उससे ओवर बर्डन उसको ना किया जाना चाहिए। जो फ्यूचर रेजिम्स है सेंटर पे, उनको कंसीडर करना पड़ेगा कि वो अमेंड करें आर्टिकल 155 कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, और ये इंश्योर करें कि कंसल्टेशन जो है वो की जाए चीफ मिनिस्टर के साथ, स्टेट के साथ, और जैसा कि सरकारी रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया था। और एक या फिर एक ये भी कर सकते हैं दूसरा ऑप्शन कि आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो अब कर सकते हैं जो सेलेक्ट करेगी गवर्नर को, और with a reasonably significant role of the Chief Justice of India also might improve the quality of the selection process। उसमें आप Chief Justice of India का रोल भी उसमें लगा सकते हैं। ये कुछ सजेशंस हैं। और देयर नीड्स अ लीगल प्रोहिबिशन अगेंस्ट फर्दर रिहेबिलिटेशन ऑफ गवर्नर्स इन एनी ऑफिशियल कैपेसिटी, किसी भी तरीके से उनका फर्दर रिहेबिलिटेशन नहीं होना चाहिए ऑफिशियल कैपेसिटी में। ये भी आप एक तरह से एक यूज किए सकते हैं ये प्रोविजन भी, ठीक है ना। डाटा पॉइंट में आज बताया कि जो वेस्ट एशियन नेशंस हैं उनमें हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन जो है जेल्स में है अब्रॉड में। नियरली 9500 इंडियंस आर करंटली लॉज्ड इन प्रिजन अक्रॉस 89 नेशंस। तो डाटा पॉइंट में बताया कि लगभग 89 कंट्रीज में जो है इंडियन जो जेलों में है वो 9500 के आसपास लगभग हैं,
ठीक है ना? तो कुछ जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो है ये हैं कि जो मोस्ट इंडियन प्रिजनर है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट एशियन जेल्स में है, जिसमें सऊदी अरेबिया आप देखें तो वहाँ पे लगभग 2200 प्रिजनर्स हैं, यूएई में 2143, कतर में 752, कुवैत में 410 और बहरीन में 310। नेपाल सिर्फ ऐसी कंट्री है जो इस लिस्ट में है टॉप 6 कंट्रीज की में, जिनमें 1200 या से 1200 के आसपास इंडियन प्रिजनर्स हैं। ठीक है ना? उसके अलावा मलेशिया, पाकिस्तान, यूके, चाइना और यूएस में भी जो है इंडियन प्रिजनर्स हैं। जो मेजर रीजन है वो अलग-अलग हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर को बाउंड्री को क्रॉस करना है वो मेजर रीजन है, प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से वो जेल में है। स्टेट वाइज़ डाटा देखें, जो मोस्ट वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनका डाटा अवेलेबल नहीं है स्टेट वाइज़, लेकिन बाकी अगर वैसे देखें तो जो स्टेट और कंट्री वाइज़ अगर देखें तो जो मोस्ट इंडियन प्रिजनर्स यूएस में हैं, वो पंजाब और गुजरात वाले रीजन से हैं। वहीं जो फिलीपींस में है वो ज़्यादातर पंजाब से हैं, जो सिंगापुर, श्रीलंका और मालदीव्स में है वो तमिलनाडु वाले रीजन से हैं, और बांग्लादेश और भूटान और चाइना में जो है वो मोस्टली वेस्ट बंगाल से हैं। जो इंडियन प्रेजेंस म्यांमार में है वो बेसिकली मणिपुर से ज़्यादा है। ठीक है ना? एक और बात आपको याद रखनी है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब बात हुई थी, जो 8 नेवल एक्स नेवल ऑफिसर्स थे जिनको कतर में जो है उनका कन्विक्शन हुआ था, उसमें ये बताया था हमने कि इंडिया ने जो है साइन कर रखा है एग्रीमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस पर्सन्स विद 31 कंट्रीज। ये 31 कंट्रीज के साथ ये एग्रीमेंट साइंड है और इसमें कतर भी शामिल है। इसमें बेसिकली ये है कि वो जो अपना रिमेनिंग टर्म है प्रिजन का, रिमाइंडर टर्म जो है सेंटेंस का, वो अपनी खुद की कंट्री में जो है वो उसको वो कर सकते हैं। Where Indians are in sizable numbers, Indian missions maintain a panel of lawyers and usually offer services free of cost। और ज़्यादातर जहाँ पे इंडियंस जो साइजेबल नंबर में वहाँ पे इंडियन मिशंस जो हैं वो लॉयर्स का पैनल भी उन्होंने मेंटेन कर रखा है और वहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो यही था डाटा पॉइंट में। बलूच मार्च फ्रॉम तुर्बत टू इस्लामाबाद, तो बेसिकली पूरा केस आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। हंड्रेड्स marched to Islamabad protesting enforced disappearances and killings in Balochistan sparked by the बलाच मोला बख्श डेथ। बलाच मोला बख्श की डेथ के बाद जो किलिंग्स हुई हैं बलूचिस्तान के लोगों की और डिसअपेरेंस रही हैं उसके अगेंस्ट जो है बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया इस्लामाबाद में, अलिजेडली एट द हैंड्स ऑफ द काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। और ये डेथ हुई थी बलाच मोला बख्श की, किसके हाथों? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की। इनिशियली डिमांडिंग एन इंक्वायरी इनटू बलाच डेथ, the movement broadened to address enforced disappearances, seeking justice for victims of extrajudicial killings in Balochistan। शुरू हुई थी एक इंक्वायरी मांगी थी इन्होंने बलाच की डेथ के उसमें, और लेकिन बाद में जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा बढ़ता चला गया और अब जो है वो ये जो एनफोर्स डिसअपेरेंसेज हो रही हैं उनके रिगार्डिंग और जस्टिस को सीख करने के लिए विक्टिम्स की जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं बलूचिस्तान में उनको सबको देखते हुए जो है डिमांड्स और बढ़ गई हैं। जो एनफोर्स डिसअपेरेंसेज हुई हैं जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और कुछ बलूची स्टूडेंट्स भी हैं, ये परसिस्ट कर रही है बलूचिस्तान में अकॉर्डिंग टू द COIOD एंड HRCP रिपोर्ट्स विद कॉन्फ्लिक्टिंग फिगर्स बिटवीन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी रिपोर्ट्स। ठीक है ना? जो प्रोटेस्टर्स हैं दे मार्च टू इस्लामाबाद ड्यू टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स फेलियर टू एड्रेस डिसअपेरेंसेज लिंक्ड टू सिक्योरिटी एजेंसीज बिलीविंग द नेशनल कैपिटल होल्ड्स रियल पावर। तो इसके चलते कि गवर्नमेंट का फेलियर हुआ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेल हुई है, इसमें जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इस्लामाबाद तक चले गए हैं। ठीक है? Choosing press clubs in Karachi and Islamabad aims to draw national media attention given the limited reach of provincial media and absence of a strong voice representing Balochistan। वही है कि वो यही है कि कराची और इस्लामाबाद में क्योंकि जो नेशनल मीडिया अटेंशन है वो ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए क्योंकि प्रोविंशियल जो मीडिया उसकी लिमिट जो है उसकी जो रीच है वो लिमिटेड है, तो दूसरा जो उनकी वॉइस है बलूचिस्तान वाले रीजन में वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसीलिए जो है वो उन्होंने प्रेस क्लब कराची और इस्लामाबाद के चूज़ किए हैं। जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे स्टैंड डिवाइडेड अलोंग एथनिक एंड ट्राइबल लाइन्स। तो एक चीज़ ये भी है कि ऐसा नहीं कि वो सारे एक हैं, ट्राइबल लाइन्स और एथनिकल लाइन्स के अराउंड जो है वो डिवाइडेड हैं, लैकिंग ए यूनिफाइड वॉइस और स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। ये जो स्ट्रॉन्ग वॉइस ना होने का रीजन एक ये भी है कि इसी वजह से उनकी एक यूनिफाइड वॉइस नहीं है और स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना ही प्रोविंशियल असेंबलीज में ना ही नेशनल असेंबलीज में। तो ये सारा इशू जो है वो चल रहा है बलूचिस्तान वाले रीजन में, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट खबर है। ट्रैकर्स की स्ट्राइक चल रही है, हमने बताया भी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कह रही है इसको पैसिफाई करने में लगी हुई है। ठीक है? यस, ये देख लेते हैं। जो सीएए सबको पता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2019 में पास हुआ था और दिसंबर 2019 में ये पास हुआ था। ये लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अभी इम्प्लीमेंट होना है और जब तक रूल नोटिफाई नहीं होते हैं तो ये एक्ट जो है फोर्स में नहीं आएगा
और उम्मीद ये हो रही है कि ये नोटिफाई हो जाएगा बिफोर द लोकसभा इलेक्शंस। तो इतना ही आपको इसमें याद रखना है। कब पास होता है? दिसंबर 2019 में। सुप्रीम कोर्ट में प्लीज डल चुकी हैं चैलेंजिंग द न्यू लॉ ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ सीईसी एंड डीसी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर अमेंड किया था उसके रिगार्डिंग दो नई प्लीज डल गई हैं। तो आपको बता दें ये जो ऑर्डर आया था, ये था जो एक्ट आया था वो आया था सीईसी एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। इसने बेसिकली क्या किया था, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको डाइल्यूट कर दिया था और इन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में जो थे उसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ? यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के साथ। दूसरी पिटीशन लो डली है तो इसमें यही बोला है कि उसको जो है फिर से एक तरह से इस मतलब लॉ को जो है वो कर दिया जाए, इस एक्ट को अमेंडमेंट को, और फिर से वो पुराने वाले को वो कर दिया जाए। दूसरी पिटीशन में बोला गया है, जो कोर्ट है उसको बोला है कि implement an independent and transparent system of selection constituting a neutral and independent selection committee for appointment of CEC and ECs। जो प्ली है वो सॉर्ट कर रही है द कोर्ट टू इंजंक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ दिसंबर 28 2023। जो गैजेट नोटिफिकेशन आया था उस अमेंडमेंट एक्ट के बाद उसको जो है इंजंक्ट करने की बात की गई है। ठीक है ना। जो जजमेंट है उससे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसने डायरेक्ट किया था कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करेंगे इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस टेंडर्ड बाय द कमिटी। और वो कमिटी किस किस की होने वाली थी? प्राइम मिनिस्टर की, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है लोकसभा में तो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन इन द लोकसभा हैविंग द लार्जेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। लेकिन जो नया लॉ आया था उसने लेट डाउन किया था सीईसी और ईसी का अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ए सिलेक्शन कमिटी। और सिलेक्शन कमिटी में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। यानी कि और उस यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। तो यानी कि जो मेन था वो यूनियन गवर्नमेंट के फेवरेबल रहने वाला था, अपॉइंटमेंट ये हुआ था। आगे देखते हैं वर्ल्ड में कुछ न्यूज है आज। थाउजेंड्स इवैक्यूएटेड फॉलोइंग वोल्केनो इंडोनेशिया में जो है, ईस्टर्न इंडोनेशिया में जो वोल्केनो इरप्ट हुआ है माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी जो है वो मंडे को जो है उसमें वोल्केनिक ऐश जो है स्प्यू हुई है और 1.5 किलोमीटर अबव इट्स पीक तक जो है वो एक तरह से उसमें इरप्शन देखने को मिला है। ठीक है। एक और न्यूज है इजराइल की जो इंटेलिजेंस सर्विस है उसका नाम याद रखें इंटेलिजेंस एजेंसी का, वो है मोसाद। ये पूछा जा सकता है जैसे आईबी वगैरह के पेपर आते हैं आपके उसमें पूछ लेता है। तो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या है? मोसाद। रोहिंग्याज आपको पता होनी चाहिए, रोहिंग्या रेफ्यूजी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं ड्यू टू क्लोजर ऑफ यूएन ऑफिस। ठीक है ना। तो रोहिंग्या कहाँ से बिलोंग करते हैं ये आपको याद रखना है, म्यांमार के रखाइन प्रोविंस से जो है ये बिलोंग करते हैं रोहिंग्याज। ठीक है जी। ये भी पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं और कुछ है। मोस्टर क्वेक इन जापान लीज 48 डेड। तो न्यू ईयर के टाइम पे जो है अर्थक्वेक आया है जापान में और उससे जो है अभी ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से 48 डेड है लेकिन और ज्यादा हो सकते हैं। 7.5 मैग्नीट्यूड क्वेक था जिसने इशिकावा प्रेफेक्चर को जो है जो की मेन आइलैंड है होन्शु पे उस पर ट्रिगर किया था सुनामी वेव्स को, और मोर देन ए मीटर हाई सुनामी वेव्स वहां पे हुई थी जिन्होंने जो है मेजर फायर और जो है कॉज की थी और जो रोड्स हैं उनको भी काफी हद तक टोर कर दिया था। ठीक है ना। सड़कें फट गई थी और सुनामी की वजह से जो मेजर फायर्स भी कई जगह वो हुई थी। ठीक है। डैमेज किया है इसने काफी। बिजनेस में देखते हैं कोल आउटपुट जो है ग्रोथ जो है थोड़ी सी स्लिड हो गई है, 6 मंथ लो पे पहुंच गई है दिसंबर में। 5.6% sequential rise in dispatches to end users suggests electricity output may have recovered from November's lows। कोर सेक्टर ग्रोथ जो है सीन स्लोइंग बिटवीन दिसंबर एंड फरवरी, कोल पॉइंट टू ट्रेंड। तो ग्रोथ जो है कोल आउटपुट में डिप हुई है 10.8% दिसंबर में विद प्रोडक्शन नियरिंग 93 मिलियन टन एज पर कोल मिनिस्ट्री। जो कोल डिस्पैचेस थे फ्रॉम माइन पिटहेड्स टू एंड यूजर्स इट वाज 86.23 मिलियन टन दिसंबर, ग्रोइंग एट 8.36 कंपेयर्ड विद 9% नवंबर। कोल जो है उसकी वेटेड है लगभग ओवर 10% जो है वो आती है इंडेक्स ऑफ कोल इंडस्ट्रीज में विच स्लिड टू इट्स लोएस्ट लेवल सिंस मार्च 23 नवंबर। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ग्रोथ है वो भी स्लो हुई है टू 5 मंथ लो ऑफ 5.6% इन नवंबर विद पावर आउटपुट एट इट्स लोएस्ट लेवल सिंस मार्च। तो ये सारा आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, इतना भी। ठीक है। इतना भी याद रखेंगे तो काफी है। स्पोर्ट्स के पेज में आज कुछ खास खबर है नहीं। साइंस में देख लेते हैं, साइंस में जरूर एक इम्पोर्टेंट चीज आई है। साइंस में आया है न्यू साइंस यूजिंग फिजिक्स टू अंडरस्टैंड हेट ग्रुप ऑनलाइन। तो एक स्टडी पब्लिश हुई थी फिजिकल रिव्यू लेटर्स में। तो साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया कि बीइंग एबल टू मॉडल द डायनेमिक्स ऑफ हाउ ऑनलाइन हेट कम्युनिटीज फॉर्म एंड डेवलप यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ शॉक वेव्स इन फ्लड्स। तो फिजिक्स को यूज किया है
ऑनलाइन हेट कम्युनिटीज के डायनेमिक्स को समझने के लिए। इसको बोलते हैं सोशल फिजिक्स। तो जो मेथोडोलॉजिकली जो है, द वे फिजिक्स अप्रोचेस द क्वेश्चन ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर इंक्लूडिंग ऑनलाइन हेट इज बाय बिल्डिंग मैथमेटिकल मॉडल्स दैट हैव एवरेज बिहेवियर। तो ये तो मेथोडोलॉजी है जिसको हमने सोशल फिजिक्स, हमने बताया, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, स्कॉलर्स ने जो है वो, हाँ जी, इस तरह से एक जनरलाइज्ड मैथमेटिकल मॉडल जो है ह्यूमन बिहेवियर का जो है, इट माइट बी एबल टू एक्सप्लेन और प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ पीपल इन सेवरल कॉमन सिनेरियोज। ये बेसिकली यहाँ पे मेथोडोलॉजी है और जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि इस तरीके से ये जो रिसर्च है उसका मेन ये है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू जो है प्रेडिक्ट किया जा सकता है कुछ कॉमन सिनेरियोज में लोगों के बिहेवियर को। स्कॉलर्स हैव कॉल्ड दिस वोलेटाइल बिहेवियर एज ऑनलाइन टर्बुलेंस। और ये जो हॉट ऑनलाइन हेट कम्युनिटीज है इसके इस बिहेवियर को ऑथर स्कॉलर्स ने क्या बताया, ऑनलाइन टर्बुलेंस बताया है। और उनके पेपर के हिसाब से देखे थे, ए मॉडल दैट कैन अकाउंट फॉर द चेंजिंग बिहेवियर ऑफ ऑनलाइन हेट कम्युनिटीज और देयर डायनेमिक्स मस्ट इनकॉर्पोरेट 5 थिंग्स। 5 चीजें उसमें जरूर होनी चाहिए। पहली, दीज कम्युनिटीज हैव एन इंटरनल कैरेक्टर। उन्होंने नोट डाउन किया, पहला ये, इन कम्युनिटीज का एक इंटरनल कैरेक्टर है दैट चेंजेस ओवर टाइम, समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। दिस रेफर्स टू ए पार्टिकुलर फ्लेवर ऑफ हेट इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। दूसरा जो इसमें कंपोनेंट बताया वो है, दीज कम्युनिटीज वर्क इन अ डिस्टेंस इंडिपेंडेंट मैनर while in a physical space these communities might be on a fringes of society, in the virtual space they are part of the mainstream। तो इस तरीके से कम्युनिटीज जो है डिस्टेंस इंडिपेंडेंट मैनर में काम करती हैं। तीसरा बताया है, जो टोटल साइज है कम्युनिटीज का वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग द इंक्रीजिंग, जैसे इंटरनेट यूसेज बढ़ रहा है उसी हिसाब से जो इस कम्युनिटी का जो है ऑनलाइन एड कम्युनिटी का साइज भी बढ़ रहा है। फिर चौथा बताया, दे अंडरगो रैपिड फिजन एंड फ्यूजन। फिजन और फ्यूजन, फिजन समझते हैं ना, फ्यूजन मतलब एक साथ आ जाना, फिजन मतलब दूर चले जाना, तो ये कंटिन्यूसली उसमें बार बार फिजन और फ्यूजन हो रहा है। पांचवा जो बताया हुआ है, दे आरंट लिमिटेड टू वन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड वर्क अक्रॉस सेवरल प्लेटफॉर्म। किसी एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक लिमिटेड नहीं है, अक्रॉस सेवरल प्लेटफॉर्म जो है ये फैले हुए हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने जो है ऑनलाइन हेट कम्युनिटीज के बिहेवियर को जो है प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है एक मैथमेटिकल और एल्गोरिदम के यूज के थ्रू। तो होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। आपको ये डिस्कशन जैसा भी लगा हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और अगर कुछ सजेशन है, इम्प्रूवमेंट्स है, तो आप उसको भी सजेस्ट कीजिए। और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आउटरीच बढ़ेगी और हमें मोटिवेशन भी मिलेगा। सो थैंक यू।